नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और HPRC के अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो HPRC ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। इससे पिछला मिशन एलाइड का हमारा जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में कितने हैं। आज हम पढ़ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 3 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक लाहौल स्पीति जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, एक किन्नौर जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। ये दो तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। एक चंबा भी जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काउंट होता है। चंबा का खासकर जो पांगी चुराह का रीजन है वो जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काउंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। जब हमने पिछली बार नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था कि पहाड़ी जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश में वो कितने हैं, तो वो हमने 12 पढ़े थे। परंतु वहीं पर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो बेसिक चीज़ें हिमाचल के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन पढ़ी थी। इन टर्म ऑफ लैख थाउजेंड हमने नहीं पढ़ी थी, इन टर्म ऑफ मिलियन हमने पढ़ी थी। तो 6.86 मिलियन जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखना है। इसमें से जो अर्बन पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की आती है वो 0.69 मिलियन जो है वो आती है। ठीक है, ये 0.69 मिलियन आती है और ये पूरी पॉपुलेशन का जो है वो 10.03% जो है वो बनती है। अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो 6.17 मिलियन जो है वो आती है और ये पूरी पॉपुलेशन का 89.97% जो है वो बनती है। ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन 0.39 मिलियन जो है वो आती है। पूरी पॉपुलेशन का ये 5.71% जो है वो बनती है। तो इस तरह से ये सारा डाटा आपने ध्यान रखना है हिमाचल के बारे में। यहीं पर बार बार हम रिवाइज करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हिमाचल का लैटिट्यूड कितना है, तभी याद होगा। जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतना ही कम। लैटिट्यूड हिमाचल का जो है वो 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक जो है वो है। लैटिट्यूड बहुत बार पूछा गया, लॉन्गिट्यूड कम बार पूछा गया। तो लॉन्गिट्यूड कितना है हिमाचल का, वो है 75 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से लेकर जो है वो 79 डिग्री 04 मिनट ईस्ट तक, इतना जो है वो लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड भी हो गया, लॉन्गिट्यूड भी हो गया, पॉपुलेशन भी हो गई, डिस्ट्रिक्ट भी हो गए, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच डिस्ट्रिक्ट शोज अ नेगेटिव चेंज इन फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द 2021 असेसमेंट। देखिए, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 2023 में आई। 2023 से ठीक 2 साल पहले 2021 में भी आई थी। अब बोलते हैं कि अगर 2023 की और 2021 की रिपोर्ट को हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसमें नेगेटिव चेंज देखने को जो है वो मिलते हैं फॉरेस्ट कवर में। हम पिछली बार भी फॉरेस्ट कवर की बात कर चुके हैं कि हिमाचल का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, वो 15,580 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आता है। ठीक है, इतना जो है ये आता है। अगर हम बात करें कि नेगेटिव हमें कहाँ पर ग्रोथ रेट देखने को मिली, कौन से डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली, तो पूरा जो जितने भी हमारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से हमें नेगेटिव जो ग्रोथ रेट देखने को मिली, नेगेटिव चेंज जो देखने को मिला, वो एक तो चंबा में देखने को मिला। चंबा इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चंबा में -1.82% नेगेटिव चेंज जो है वो देखने को मिला अगर 2023 की रिपोर्ट को 2021 से जो है वो कंपेयर करते हैं। दूसरा नेगेटिव हमें किन्नौर में देखने को भी जो है वो मिला। किन्नौर में हमें कितना परसेंट नेगेटिव देखने को मिला, किन्नौर में हमें जो है वो -0.51% जो है वो नेगेटिव चेंज देखने को जो है वो मिला। ठीक है, हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉरेस्ट हैं, हाईएस्ट कितने हैं, लोएस्ट कितने हैं, वो आप उस वीडियो से रिवाइज कर लेना। आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी 2023 की असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया कितना है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया आपने ध्यान रखना है 3117 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये है। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी आते हैं। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो 7280 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये है। ठीक है, ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट कितना है हिमाचल में, ओपन फॉरेस्ट जो है वो कितना है, वो 5182 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो है।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि कितना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि कितना है। कई बार यही डाटा जो है वो मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि मैच कीजिए आप इसको कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, या फिर टोटल फॉरेस्ट कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब भी आपका जो है वो आंसर सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि हमने फॉरेस्ट के बारे में जान लिया, यहाँ पर हमने जान लिया कि टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, नेगेटिव चेंज कहाँ पर देखने को हमें मिला, इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, यहाँ पर बोलते हैं 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग विच ब्रॉड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट शेयर अबाउट 85% अमंग फीमेल वर्कर्स इन हिमाचल प्रदेश फॉर 2023-24। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है वो पूछ रहे हैं कि 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2023-24 के दौरान जो है वो फीमेल वर्कर्स हैं उसमें से जो है वो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फीमेल वर्कर्स को जो है वो कहाँ से मिली, क्या रेगुलर वेजेस से मिली, या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से मिली, क्या कैजुअल लेबर से मिली, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिली, क्या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से जो है वो मिली। तो हिमाचल प्रदेश में 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, ऑप्शन सी सही आंसर है, 2023-24 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है वो महिलाओं श्रमिकों के बीच रोजगार की जो है वो सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है वो रही। अबाउट 85% जो रोजगार महिलाओं को मिला वो जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही जो है वो मिला। यहाँ पर जो रेगुलर वेजेस और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, यहाँ से सिर्फ 12% महिलाओं को रोजगार जो है वो मिला। कैजुअल लेबर जो है वो सिर्फ 3% जो है वो मिला। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 85%, 12%, 3%, ये सारा का सारा जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर आपके पास दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं फीमेल वर्कर्स की हिमाचल प्रदेश में, और वो भी 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, और 2023-24 का डाटा इसी में हम ये पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से 85% मिला, रेगुलर वेजेस से और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से 12%, कैजुअल लेबर से 3% जो है वो मिला। ठीक है जी, तो ये याद रह जाएगा। इस तरह ये 100% हो गया। यहाँ पर वही लिखा गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अकाउंट 85% ऑफ फीमेल वर्कर्स इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज एंड हाउस होल्ड बेस्ड एंटरप्राइजेज। यहाँ से ये भी पता चलता है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो निर्भर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, या उससे संबंधित एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो निर्भर है, या फिर हाउस होल्ड बेस्ड एंटरप्राइजेज जो आते हैं उनके ऊपर वो बेस्ड है। बाकी तो रेगुलर जो जिनको रेगुलर सैलरी मिल रही है वो 12% महिलाएं हैं, या फिर जो कैजुअल लेबर काम कर रही हैं वो 3% हैं। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं हु बिकेम दी राजा ऑफ बिलासपुर, जिसको कहलूर पहले बोलते थे, कहलूर स्टेट व्हेन खड़गचंद डाइड इशूलेस। तो जब खड़गचंद की मृत्यु जो है वो हो गई, तो खड़गचंद की मृत्यु के बाद जो है वो बोलते हैं कि कहलूर रियासत का राजा जो है वो किसको बनाया गया था। क्या बात है ये पूरी की, ऐसा क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपने ये ध्यान रखना है कि पूरा सिनेरियो हुआ क्या था खड़गचंद की मृत्यु का। खड़गचंद जो है वो बिलासपुर के राजा जो है वो हुआ करते थे। बिलासपुर को पहले कहलूर बोलते थे। अब खड़गचंद जो है वो 1824 के करीब 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर जो है वो बैठ गए थे। इनका कार्यकाल इतना समृद्ध नहीं रहा। पंडितों ने भी भविष्यवाणी कर दी थी इनके जन्म के समय, इनका जन्म जब हुआ था, इनका स्वभाव ऐसा होगा, इनकी प्रकृति ऐसी होगी, तो मतलब इनका जो है वो कार्यकाल ज़्यादा समृद्ध नहीं था। ये आपको पता होना चाहिए। अब बोलते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई, ये ज़्यादातर नशे में जो है वो धुत रहते थे। अब नशे में धुत रहते थे तो प्रशासन कैसे चलता, राज्य कैसे चलता, तो ये जो है वो मियाँ जांगी हुआ करते थे। मियाँ जांगी, कहीं पर इनको मियाँ जगत सिंह कर भी इनका नाम जो है वो लिखा गया है। तो मियाँ जांगी, मियाँ जगत सिंह हुआ करते थे, जो कहलूर के जो है वो राजा बनाए गए थे। पूरी बात किस तरह से हुई थी मैं वो भी बताता हूँ आपको। अब इनकी प्रवृत्ति के बारे में बता दिया गया था कि ये ऐसे होंगे ऐसे होंगे, वह वैसा ही हो रहा था। तो कुछ खासा समृद्ध जो है वो इनका कार्यकाल था नहीं। खड़गचंद अंबाला गए हुए थे और अंबाला में फैला हुआ था चेचक का रोग। अब चेचक का रोग वहां पर फैला हुआ था, तो उस रोग से बचने के लिए ये बिलासपुर भी आ गए, परंतु वहां पर आकर अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में।
कहा जाता है कि 1839 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जो है वो अब इनका कोई पुत्र भी नहीं था, तो किसको राजा बनाया जाए वो भी एक स्ट्रगल चल रहा था। तो मियाँ जांगी जो मियाँ जगत सिंह है, मियाँ जगत चंद है, उसको जो है वो राजा बनाया जाता है, वो राजा बन गए। ये भी कहा जाता है कि खड़ग चंद के कार्यकाल के दौरान कुछ यूरोपीय यात्री भी बिलासपुर की यात्रा पर आए थे, जिनमें से जीटी विग्ने एक थे जो बिलासपुर की यात्रा पर जो है वो आए थे 1835 के करीब, और दूसरे जो है वो बैरन हेगल थे जो बिलासपुर की यात्रा पर जो है वो उस टाइम आए थे। अब राजा बन चुके हैं जगत चंद और 1839 का ये टाइम है, ये जो है वो राजा बन गए और इनका कार्यकाल कुछ टाइम तक चलता रहा। इनका एक ही पुत्र था, पुत्र का नाम जो था वो नरपत चंद था। अब 1844 में जो है वो इनको लग रहा था कि ये जो है वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, तो इन्होंने अपने अंग्रेजों के साथ परामर्श कर या फिर भारत सरकार के साथ परामर्श कर जो है वो राजपाट त्याग दिया और अपने पौत्र को, जिसका नाम हीरा चंद था, हीरा चंद को जो है वो गद्दी पर बिठा दिया। अब हीरा चंद बन जाता है बिलासपुर का राजा और 1857 का जब विद्रोह होता है तो हीरा चंद जो है वो क्या करता है, अंग्रेजों की सहायता भी करता है। इसके बदले अंग्रेजों ने जो है वो सरकार ने जो है वो राजा को 11 तोपों की सलामी दी थी और खिल्लत से जो है वो सम्मानित किया था। तो ये सब जो था वो हुआ था। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तब आप हमारी पेपर 1 की स्टैटिस्टिक्स के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये मौका है, आप जानते हैं कि पेपर 1 की क्या इंपॉर्टेंस है, आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, तो पेपर 1 की टेस्ट के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। सबके पास ये मौका नहीं है, ये क्लियर कट बात जान लीजिए। जिसके पास ये मौका है वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल कर सकता है। और इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दूसरी ओर बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी तैयारी क्लर्क के लिए कर रहे हैं, क्लर्क सेक्रेटरीट के लिए, क्लर्क हाईकोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब हमारी एक टेस्ट सीरीज चली हुई है क्लर्क सेक्रेटरीट और हाई कोर्ट की, इसमें दोनों एग्जाम को कवर किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ये लॉन्च हुई है 1-2 दिन पहले ही, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज के साथ आप टाइमली जो है वो जुड़ सकते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए अगर आप सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो तैयार करना है HPRC का, तो उसकी टेस्ट सीरीज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हेन डिड बेटी है अनमोल योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ऐसी योजनाओं के बारे में अक्सर जो है वो HPRC भी पूछता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूछता है। हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं चीज़ों को ताकि दोनों ही एग्जाम एक साथ कवर हो सके, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि आप किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एक एग्जाम देंगे, क्लियर हो गया तब दूसरा एग्जाम देंगे, अगर नहीं हुआ तब भी दूसरा एग्जाम जो है वो देंगे। अब हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि बेटी है अनमोल योजना की बात यहाँ पर की जा रही है। ये बेटी है अनमोल योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी हिमाचल प्रदेश में, तो लगभग ये 2010 में जुलाई महीने में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस बेटी है अनमोल योजना के बारे में हम जानें तो देखिए, सोसाइटी में जो है वो लड़कियों को लेकर जो है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है कि लड़की पैदा हुई है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे, लड़की के ऊपर खर्चा कर कोई फायदा नहीं है। तो एक नेगेटिव नैरेटिव सोसाइटी का जो है वो रहता है लड़कियों के प्रति। ठीक है, तो लड़कियों को जो है वो चीज़ नहीं सहनी पड़े, उस चीज़ से इम्प्रूव करने के लिए, उनकी हर एक जगह में जो है वो एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये बेटी है अनमोल योजना जो है वो चलाई गई है। चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो कुछ और चीज़ें हो गई, तो इसके लिए ये बेटी है अनमोल योजना चलाई गई है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है वो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए पोस्ट बर्थ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। इसमें 21,000 रुपया पोस्ट बर्थ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है और स्कॉलरशिप भी दिया जाता है एलिजिबल फैमिलीज को। एलिजिबल फैमिलीज कौन सी होंगी? एलिजिबल फैमिलीज वो फैमिलीज होंगी जो BPL कैटेगरी में जो है वो आती है। ठीक है, इतना आपने एक 21,000 ध्यान रखना है, एक स्कॉलरशिप ध्यान रखना है, एक BPL कैटेगरी में जो फैमिलीज आती हैं उनको दिया जाता है। अब तक अगर हम बात करें, अब तक का मतलब ये है कि ये जो हमारा लेटेस्ट अप टू दिसंबर 2025 तक का डाटा है, दिसंबर 2025 तक कितनी बच्चियों को, कितनी लड़कियों को, कितनी बेटियों को जो है वो इसके तहत जो है वो फायदा मिल चुका है। तो 319 बेटियां ऐसी हैं जिनको इसके तहत जो है वो फायदा मिल चुका है। क्या ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा कि HP पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम है पहले उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये बेटी है अनमोल योजना हो गया, कब लॉन्च की गई थी, क्या ये योजना है, ये पता चल गया आपको। ठीक है जी, ऐसे ही एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई गई है। इसमें कन्यादान पता चल रहा है कि शादी के लिए चलाई गई है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वल्नरेबल सेक्शन है, फैमिलीज हैं, उनके लिए जो है वो उनकी बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सरकार यहाँ पर देने की
बात जो है वो करती है। एक विशेष महिला उत्थान योजना चलाई गई है, इसमें जो है जो वुमेन है, जो सेक्स वर्कर्स हैं खासकर, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने की सरकार जो है वो बात करती है। वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट उनमें जो है उनको दिया जाएगा, ताकि वो जो है वो आजीविका जीना, उनको जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो मिल सके। बेटी है अनमोल योजना हो गया। मुख्यमंत्री सगुन योजना भी एक है, इसमें भी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है बीपीएल फैमिलीज को, और 31,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, ताकि शादी के टाइम, लड़की की शादी के टाइम उनके ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो सके। तो ये सब आपने ध्यान रखना है इन योजनाओं के बारे में। कोई सी भी योजना किसी भी रूप में एग्जाम में क्यों ना पूछी जाए, अब सही होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप टू 31 दिसंबर 2025। तो बोलते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में 31 दिसंबर 2025 तक बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन जो है वो कितना है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो फल उत्पादन जो है वो कितना है, फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, तब आपको पता होना चाहिए फ्रूट प्रोडक्शन का, कि फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो 7.33 लाख टन जो है वो है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कितनी है? 7.33 लाख टन जो है ये है। हम फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि कितनी फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में होती है, पूरा उसके बारे में जो है वो हम जानते हैं। देखिए, अगर हम बात फ्रूट प्रोडक्शन की कर रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पर शायद लिखा भी गया होगा इसके बारे में। हाँ, देखिए, ओवरऑल फ्रूट आउटपुट जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रही वो रही 6.48 लाख टन, और बोलते हैं जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अप टू 31 दिसंबर 2025 तक रही वो 7.33 लाख टन जो है वो रही। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। 1600.27 हेक्टेयर एरिया, इसके जो 1600.27 हेक्टेयर एरिया है वो जो है वो प्लांटेशन के तहत लाया गया है, और 4.49 लाख फ्रूट प्लांट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी जो है वो अभी किए गए हैं। अभी का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर जो 2025-26 है उसके दौरान जो है वो किए गए हैं। फ्रूट्स में अगर आप बात करते हैं तो फ्रूट्स में सबसे मेजर क्रॉप जो हिमाचल की आती है वो एप्पल आती है। एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो मेजर फ्रूट क्रॉप है, टोटल फ्रूट एरिया का 49.01% जो है ये कंट्रीब्यूट करती है, और इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो 77.58% जो है ये कवर करती है। तो ये आपने फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखना है, एप्पल के बारे में ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जब 1950-51 का टाइम था, जब हिमाचल नया नया बना था ना, तो एप्पल के तहत सिर्फ 400 हेक्टेयर एरिया आता था। फिर 1960-61 तक ये 3025 हेक्टेयर हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये बढ़कर जो है वो 1,16,338 हेक्टेयर जो है वो पहुंच चुका है। तो इतना सब आपको जो है वो इसके बारे में याद रखना है, इतना सब आपको जो है वो इसके बारे में याद रहना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। व्हेन डिड चीफ ऑफ बिलासपुर, कोटखाई, भागल एंड बुशहर along with other Shimla hill states received royal charter और सनद फ्रॉम द ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि बिलासपुर, कोटखाई, बागल और बुशहर अन्य शिमला पहाड़ी राज्यों के साथ बोलते हैं इनके प्रमुखों को अंग्रेजों से शाही चार्टर या सनद कब प्राप्त जो है वो हुई थी। तो बिलासपुर हो गया, कोटखाई हो गया, भागल हो गया, बुशहर हो गया, इन रियासतों को, और कुछ और भी शिमला की पहाड़ी रियासतें थी, इनको अंग्रेजों से जो सनद प्रदान हुई थी वो 1815 से 1819 के बीच में जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। 1815 से 1819 के बीच में जो है ये सनद प्राप्त इनको जो है वो हुई थी। अब हम यहाँ से और क्या याद रखेंगे कि इसी दौरान जो है वो एंग्लो गोरखा वॉर भी हुआ था। एंग्लो गोरखा वॉर 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इस एंग्लो गोरखा वॉर को जो है वो एंग्लो नेपालीज वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नेपाल का किंगडम था, गोरखा थे, उनके बीच में जो है वो लड़ा गया था। ये वॉर जो है वो एंड होता है एक संधि से, जिसको ट्रीटी ऑफ संगौली बोलते हैं। 1816 में ये ट्रीटी ऑफ संगौली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये वॉर जो है वो खत्म होता है। और इसीलिए ये 1815 से 1819 का जो है वो पीरियड इंपॉर्टेंट रहा पहाड़ी रियासतों के लिए, क्योंकि गोरखाओं को यहाँ से वापस जो है वो खदेड़ दिया गया। अब गोरखा यहाँ से गए तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारी रियासतों को सनद दी गई, और सनद ये जो है वो 1815 से 1819 के बीच में जो है वो दी गई थी। देखिए, हम बार बार ना हिस्ट्री में, हिमाचल जीके में ये चीजें पढ़ते हैं कि सनद जो था वो दी गई थी। सनद देने का क्या मतलब है? सनद देने का मतलब है कि
ये जो क्षेत्र था ना, जैसे बिलासपुर हो गया, मान लीजिए बिलासपुर का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन जो है वो आ गया, परंतु उन्होंने क्या किया, वहाँ का जो शासक था ना उसको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसको एक चार्टर जारी कर दिया गया कि भाई तू जो है वो क्या करेगा, तू यहाँ से इसकी यहाँ की जो भूमि है, यहाँ का जो शासन है, भूमि को भी देख लेगा, शासन को भी देख लेगा, तेरे को शक्तियाँ ये जो है वो हम दे देते हैं। तो उसको एक तरह से सनद बोल दिया जाता था। ये सनद जो है वो उस टाइम राजाओं को दी जाती थी, कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स का ही रहता था, परंतु सनद उनको दे दी जाती थी, मतलब राइट्स उनको दे दिए जाते थे। तो इस तरह से जो है वो उस टाइम होता था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव्ड द असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो है वो कब मंजूरी जो है वो मिली थी। अगर हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो है वो मंजूरी मिली थी 1956 में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में एक बार नहीं हम बहुत बार जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये जो है वो फजल अली कमीशन एक आया था, उस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो है वो आता है। इसके तहत कुछ मेजर चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट हुआ करते थे, उन स्टेट्स को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब इस दर्जे को, पार्ट ए बी सी डी वाले दर्जे को ख़त्म कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि हिमाचल भी पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 14 नए स्टेट बनाए, 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए। 14 नए स्टेट बनाए गए और 6 जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उसमें से हिमाचल भी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना था। तो हिमाचल जो है वो कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1956 में जो है वो हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। हिमाचल भी केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बना, 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। आप जानते हैं 1971 में इसको जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा बोलते हैं। भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है ये बन गया था। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में आपको ज्ञात होगा कि सोलर पावर प्रोजेक्ट भी जो है वो है, हम टाइम टू टाइम जो है उनकी बात भी करते रहते हैं। अब ये एक अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आता है। अब ये अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो आता है ना, इसकी कुल क्षमता जो है वो कितनी है। अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता है वो 10 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता आती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं कि 10 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। और भी हमारे पास सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिलासपुर में आता है और 5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी जो है वो आती है। हमारे पास एक पेखुवेला सोलर परियोजना जो है वो आती है, और पेखुवेला परियोजना बहुत टाइम पहले चर्चा में भी रही थी ना। ठीक है, इसमें ये चर्चा में रहती है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है और 32 मेगावाट की ये पेखुवेला परियोजना है। एक जो है वो हमारे पास अग्लोर परियोजना आती है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। जैसे पेखुवेला ऊना में है, ये अग्लोर भी ऊना में ही है। पेखुवेला परियोजना जो है वो 10 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। एक भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट भी जो है वो आता है। भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का आता है, भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 5 मेगावाट का जो है वो आता है। तो ये आपने 3-4 परियोजनाएं ध्यान रखनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। भंजल परियोजना भी ऊना में ही आती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजनाएं आती हैं, कितनी इनकी कैपेसिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी ना ज़्यादा फोकस हिमाचल ग्रीन एनर्जी के ऊपर कर रहा है और सोलर एनर्जी के ऊपर फिर ज़्यादा फोकस हो रहा है। हमारे पास विंड एनर्जी वगैरह तो नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा है ही नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा क्या, फिर सोलर एनर्जी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट हमारे जो आते हैं वो यही इंपॉर्टेंट जो है वो आते हैं। हमने वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो पढ़े हुए हैं। चलिए, आपका भी रिवीजन थोड़ा थोड़ा साथ में होना चाहिए। हम अक्सर बात करते हैं अलग अलग परियोजनाओं की कि ये परियोजना इतने मेगावाट की है, ये परियोजना इतने मेगावाट की है। वैसे ही हमने एक परियोजना जो है वो पढ़ रखी है, वो हमने पढ़ रखी है सैंज परियोजना। सैंज परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कितने मेगावाट की ये परियोजना है, ये आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बताएंगे। जल्दी से ये आप बात कमेंट कर बताइए कि सैंज परियोजना कितने मेगावाट की है, कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अभी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम भी 1-2 महीने के अंदर अंदर अभी आ जाएगा, इसका शेड्यूल जल्दी ही। तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं
तब आप पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की भी एक ही टेस्ट सीरीज है, ताकि थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए हो सके, प्रैक्टिस आपकी हो सके, तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है बाकी टेस्ट सीरीज के साथ। और वैसे ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्टें अभी निकली हुई हैं। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का मौका भी जो है वो बड़ा ही रेयर है, क्योंकि काफ़ी चांसेस बच्चों के रहते हैं यहाँ पर कि जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और काफ़ी पोस्टें भी यहाँ पर हैं। तैयारी कम बच्चे कर पाते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल कोट लाइक वुलन ड्रेस वॉर्न बाय वुमेन इन द रोहडू एंड पब्बर वैली रीजन ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि शिमला जिले के रोहडू और पब्बर घाटी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जो पारंपरिक कोट है, जैसे ऊनी पोशाक है, उसका जो है वो क्या नाम है। तो उसका नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास ना अलग अलग तरह के ड्रेसेस यहाँ पर जो है वो आती हैं। हिमाचल में ना अलग अलग पहाड़ी कल्चर है, तो अलग अलग तरह की ड्रेसेस जो है वो आती हैं। तो वैसे ही जो है ये झुड़की कर जो है वो आती है। झुड़की कर आपने ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, झुड़की वैसे इसको बोलते हैं। शिमला जिले के रोहडू और पब्बर घाटी में महिलाओं द्वारा पहनी जाती है ये पारंपरिक पोशाक, ऊनी पोशाक ये होती है, जो कोट जैसी जो है वो होती है, और इसको स्थानीय भाषा में जो है वो झुड़की जो है वो बोला जाता है। ठीक है, झुड़की इसको जो है वो बोला जाता है। चपकन भी जो है वो होता है। चपकन जो है वो किसको जो है वो बोलते हैं, चपकन का भी आपने ध्यान रखना है कि चपकन भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ड्रेस है, और ये इम्पॉर्टेंट अटायर जो है ये भी पब्बर रोहडू क्षेत्र में ही ज़्यादातर पहनी जाती है। चपकन जो है ना वो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा जो है वो पहनी जाती है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा ये पहनी जाती है, और ये जो है पैंट के साथ पहनी जाती है, थोड़ी फ्रॉक जैसी जो है वो ये दिखती है। तो इस तरह से ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। तो ये आपने मुख्य रूप से चपकन और झुटकी के बारे में ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट अटायर्स हैं, और ये रोहडू पब्बर क्षेत्र की प्रमुख अटायर्स हैं। मे भी कुछ और क्षेत्रों में भी पहनी जाती हो, परंतु हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बताना है आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार। इससे पिछली वीडियो में ही हमने जो है वो मिशन एलाइड की डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। अगर हाईएस्ट याद है तो हाईएस्ट भी, और लोएस्ट याद है तो लोएस्ट भी, ये दोनों ही कमेंट कर बताइए। और कमेंट कर बताइए तो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये वाली पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।